Hello everyone, welcome to Civil Seva Margdarshan. In this session, we are going to discuss that what are the reasons behind failing the BPSC preliminary examination on a consistent basis. तो जो भी लोग BPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लगातार क्लियर करने में फेल हो जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है और आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उन वजहों के ऊपर पहले चर्चा करेंगे जो वजह से ये शायद आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, और साथ ही साथ उन सारे इश्यूज़ को ओवरकम कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजिकली कैसे इसको हम लोग ठीक करें, वो भी सारी चीज़ों को साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो इस पूरे सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ऐसा स्टेज है बीपीएससी का कि भले ही क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या फिर अधिकतर बच्चों के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये एक वैसा पड़ाव है जो करना क्लियर थोड़ा मुश्किल है। उसका वजह ये है कि इसका और मेंस का जो पैटर्न है बीपीएससी का अभी जो देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब लार्ज स्केल पे वैरी करता है ये पैटर्न, चाहे आप बात करें उसके डिफ़िकल्टी लेवल की, आप बात करें उसके स्टैंडर्डाइजेशन की, आप बात करें उसके जो फॉर्मेटिंग है, आप बात करें अगर वेटेज की, हर मामले में ये दोनों डिफ़र करता है। तो इसीलिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस सेंस में अगर देखें बच्चों के लिए तो। और 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में एक तरह से वापस से इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को सबसे मेन पड़ाव भी बनाकर रख दिया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स को निकालने की, तो देखिए बीपीएससी के प्रीलिम्स के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, बट इट इज नॉट ओनली हार्ड वर्क दैट इज गोइंग टू get you through this particular stage, because apart from hard work, what is more important is the smart strategy, the strategical approach। आप कह सकते हैं कि ये टैक्टिकली आप किस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क चाहिए, बट स्मार्टली वो हार्ड वर्क एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो रिपीटेड फेलियर्स है, दे ऑफन स्टेम फ्रॉम करेक्टेबल मिस्टेक्स, मतलब वे वैसी गलतियों से निकल कर आ रहे हैं जो गलती ठीक की जा सकती है। हम लोग देखेंगे कैसे ठीक करना है उसको एज वी प्रोसीड फर्दर। सो नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द की इश्यूज एंड द सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली। सो द फर्स्ट इशू इज लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसमें भी स्टूडेंट्स की बहुत गलती हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्रीलिम्स का जिस तरह का लेवल रखा गया, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो लोगों को लगता भी है, और ये ऐसा हुआ भी है कितनी बार, 70वीं बीपीएससी में भी ये देखने को मिला कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं भी करे तो शायद प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयारी करते हैं बच्चे, वो लोग प्रीलिम्स कम मेंस एक साथ लेकर चलते हैं। और वो प्रिपरेशन जिन्होंने भी किया होगा, उनका प्रीलिम्स के टाइम पर थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजिकल डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि उनको अचानक से फिर शिफ्ट करना पड़ता है एक नए फॉर्मेट में। अगर पेपर 70th बीपीएससी के जैसा है तो उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन अगर पेपर 69 बीपीएससी के जैसा है तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो होता क्या है कि हम लोग प्रीलिम्स को लेकर इसी कारण से जो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी भी जो बच्चे करते थे, वो भी अपना जो स्ट्रैटेजी है वो शिफ्ट कर देते हैं किसके ऊपर, इन मगिंग अप फैक्ट्स। तो उस पर पूरा का पूरा रिलायंस कि भाई आना तो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्यों ना बैठ के रट्टा मारे। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब आप ऐसी चीज़ों के ऊपर जाओगे तो जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि फ्यूचर वही है, बीपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक टाइम आएगा, और खासकर जब नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो दे आर गोइंग टू रीच एट अ पर्टिकुलर लेवल जहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो पहला समस्या है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं लिया हमने, तो हमारे पास जो टैकल टू स्टेट या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्किल्स भी नहीं है, ना हमारे पास उस तरह का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। और मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगा 69 बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये कोलेजियम सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम, वो कह रहा है कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा है। एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज अ 5-member बॉडी विच इज हेडेड बाय सीजेआई एंड कंप्राइजेस 4 other सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम।
ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलेजियम सिस्टम, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, मुझे इसी स्टेटमेंट पे आना है, मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन या फिर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो पढ़े होंगे कि पार्लियामेंट ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही लेकर आया था जजेस केस के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है ये आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डायमेंशन दिखा रहा है कि कैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो केवल कोलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ओनली, अब ये बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन वी आर रेफरिंग सम एक्सट्रीम वर्ड्स इन योर स्टेटमेंट लाइक ओनली, ऑलवेज, नेवर, तो हम मानते हैं कि ये स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का रोल यहाँ पर आएगा, क्योंकि जब आप आर्टिकल 124 पढ़ते हो, कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं आप? आर्टिकल 124, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात की गई है सेकंड क्लॉज में, उसकी शुरुआत ही होती है एक वर्ड से जिसका नाम है एवरी, कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स shall be appointed by president after consultation with CJI and other judges. Now, this consultation word was given interpretation in the judge's case and later it led to the establishment of collegium. तो consultation के बाद का जो सिस्टम है वो collegium बना। तो हर एक जज किसके थ्रू अपॉइंट होगा? collegium के थ्रू। अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हम ये स्टेटमेंट को नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे, और आपको दिख रहा है कि जो मतलब ये स्टेटमेंट को हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का जरूर मतलब आप अप्लाई तभी कर पाते जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता आपका, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट दो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अगर आपको मालूम है तीसरे स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है ना, तीसरे स्टेटमेंट के बारे में आपको मालूम था तो आप ये आंसर अटेम्प्ट कर सकते थे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसको। रीजन बीइंग कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, बच्चों ने क्या गलती की थी कि उन्होंने ओनली के अकॉर्डिंग गलत मानने का शुरू किया। दूसरा, अब जब हम लोग कॉन्सेप्ट पे बहुत हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम लोग फिर क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने लगेंगे वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो हमारे पॉइंट को सही भी साबित कर देगा। जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने कहा कि देयर इज अ क्वालिफिकेशन दैट एमिनेंट जूरिस्ट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट द थिंग इज even if the person is an eminent jurist, or the second qualification 10-year advocate of high court, or the third that is 5-year judge in high court, ये तीनों ही क्वालिफिकेशन है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा किसके रिकमेंडेशन पे? अगेन कोलेजियम के रिकमेंडेशन पे। तो सबके सबका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? केवल और केवल कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात है। सिमिलरली बगल में एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। जब बच्चे फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि इस पे क्वेश्चन कम आएगा, आने का चांस होगा भी तो आर्टिकल के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आज तक तो लगा है नहीं। बट अगर पूरे के पूरे फाइनेंशियल इमरजेंसी को आप ठीक से भी पढ़ोगे तो आपको 5 से 6 स्टेटमेंट ही है, बस 5 से 6, और 4 उसमें यहाँ पर दे दिया है, चारों स्टेटमेंट। तो थोड़ा भी कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक है, आपकी क्लैरिटी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर, तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें क्या किया गया, कुछ स्टेटमेंट सही दे दिए, कुछ स्टेटमेंट गलत दे दिए। दिस इज हाउ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अल्टीमेटली मेंस में इसी का काम आना है। डायरेक्टली a question on collegium came in this year's mains also na. So the thing is that this is eventually going to help you in mains also, but for the time being if the pattern is on the basis of 69 BPSC prelims, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत समस्या हो सकती है अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और प्रीलिम्स में फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखिए। तो बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है और रॉक सिस्टम के बारे में बात है, और सारे रॉक सिस्टम के कुछ फीचर्स लिख दिया गया। अब मैच करो इनको, फैक्चुअल बेसिस पे पढ़े होते हैं कौन सा रॉक जो है वो किस जगह पे मिल रहा है। फीचर्स क्या चीज़, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आएगा। फीचर्स के बारे में जब आप बात करोगे तो ये वाला चीज़ है, उसका फॉर्मेशन का तरीका, मैकेनिकल प्रोसेसेस। सिमिलरली हीट वेव, अब हीट वेव काफ़ी न्यूज़ में है।
अभी भी है, हमेशा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बाद से ये चीज़ एक बहुत कॉमन फिनोमेना के रूप में देखी जा रही है। तो अब हीट वेव के ऊपर अगेन नाउ concept based two statements, again not possible to answer if you are not aware with the entire concept about heat wave. Similarly, in the same nature of questions like on climate change, global warming, cloud burst, कि आखिर इनके लिए जो मतलब डेजिग्नेटेड कॉन्सेप्ट है जो वो रिक्वायर्ड वो क्या है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पहला जो हमारा इशू है वो है क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं 69 बीपीएससी का है, और उसको आपको देख के क्या समझ में आएगा, जैसे ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन ही है, बट द थिंग इज इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2018, डायरेक्ट क्वेश्चन, नेट मीटरिंग। तो अभी कहीं से न्यूज में कोई नया चीज नहीं आया, सोलर पावर के जो आप बिजली में एडिशनल जो एनर्जी सेव कर रहे हैं, जो सोलर एनर्जी के थ्रू आप बिजली का जनरेशन अगर करा रहे हैं, तो उसका नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट की बात होती है। तो 2018 में यूपीएससी पूछा था क्वेश्चन, बीपीएससी पूछा कब, पिछले साल। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट, अगेन अ ज्योग्राफिकल फिनोमेना बट कॉन्सेप्ट बेस्ड। नाउ सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो जब आप फैक्ट बेस्ड चीजों के ऊपर काम करते हैं तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में आपको जानकारी किसके बारे में रहती है, तो हैरी हेस, कि कौन इससे एसोसिएटेड है। हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, पूरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मैकेनिज्म समझिए, ग्राफिक्स के द्वारा उसको अच्छे से समझ, उस पर कमांड करना, ये सारा रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट इशू इन as you can say as a hurdle in clearing prelims is the lack of conceptual clarity. क्या सॉल्यूशन है इसके लिए, तो आपको ही बताया, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए, खासकर किन सब्जेक्ट्स में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी। क्योंकि साइंस में भी जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे इसका बहुत ही इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा पहला इशू था। अगले इशू पे आते हैं, एंड दैट इज ignoring the syllabus and PYQ, which I call as the Bible. तो मेरे पहले भी बहुत बार जब क्लासेस भी ली हैं तब भी बोला है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दो बाइबल हैं, इनके बिना एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, खासकर प्रीलिम्स। मेंस में एक तीसरा बाइबल ऐड होता है, दैट इज न्यूज़पेपर। तो प्रीलिम्स के लिए सिलेबस और पीवाईक्यू आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल, पहले तो गलती समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, रैंडम सोर्सेज से पढ़ रहे हो विदाउट एनालाइजिंग द ट्रेंड्स, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के ट्रेंड है उसको आप एनालाइज किए नहीं, और आप रैंडमली बस पढ़े जा रहे हो, तो डायरेक्शन नहीं है आपके पास। तो उस चक्कर में यू आर मिसिंग आउट सम इंपॉर्टेंट एंड रिकरिंग टॉपिक्स जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, विच वी कैन कॉल द फोकस और हॉट एरियाज ऑफ बीपीएससी। कैसे देखते हैं उसको एक बार ये। सो दिस बट पर्टिकुलरली जो ये डिवाइस टारगेट वाला जो मेरा प्रोग्राम है उसके अंदर ये हमने बनाया था जब टारगेट, तो उसमें हमने साइड में जो सबसे लास्ट कॉलम है आप उस पर बस ध्यान दो, टॉपिक देख लो सेकंड कॉलम में और लास्ट कॉलम पे आइए। तो नेशनलिज्म 1918 से 1929, यानी कि ये जो 10-11 साल का जो टाइम पीरियड है फ्रीडम स्ट्रगल का, आप देख सकते हो उससे किस तरह से क्वेश्चन पिछले 3 या 4 एग्जामिनेशन में आए हैं। 69 बीपीएससी चंपारण मूवमेंट, 69 बीपीएससी मेंबर ऑफ कैबिनेट, स्वराज दल, नॉन कोऑपरेशन, होम रूल, सूरत स्प्लिट से लेकर आपको, चूंकि वहाँ कनेक्ट करते हैं वो लखनऊ को लेकर, देन चंपारण मूवमेंट अगेन, स्वराज दल अगेन, देन इंडिविजुअल सत्याग्रह, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। 70वीं के इस बार री एग्जामिनेशन में देखेंगे अगर आप, तो आपको दिख जाएगा समथिंग लाइक, सॉरी, so in this re-examination you can see that AITUC, that is All India Trade Union Congress, ये भी आपको यहाँ पर इस बार पूछा गया। तो कंसिस्टेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हो। नाउ इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल नॉट बी फोकसिंग मोर ऑन दीज एरियाज। और आपको मालूम है जब हर साल 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक तो आना छोड़ दो, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पर फोकस तो करना ही है हम लोग। और देखते हैं एग्जाम्पल, मौर्यन एम्पायर एंशिएंट में, चलिए आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो मौर्यन एम्पायर साहब देखिए 68, फिर 78, 70th री एग्जामिनेशन, 70th री एग्जामिनेशन में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। गुप्ता पीरियड 69, 68, 67, 70th हर साल। तो किन पे फोकस हम लोगों को ज़्यादा रखना होगा, ऑब्वियस सी बात है इन सब टॉपिक्स पे रखना है फोकस हम लोगों को।
और ये रिसर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से ही आपको आएगा। और देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछना ही नहीं है, हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आप देख सकते हो, 68, 69, 70, 73 एग्जामिनेशन। प्रेस डेवलपमेंट लगातार 3 साल से आ रहा है। तो हम लोगों का फोकस किस पे रहना चाहिए? इन एरियाज पे रहना चाहिए। आप देखोगे अभी एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, मैंने 3 ही ऐड किया है, बहुत सारे हैं। गवर्नर जनरल पे क्वेश्चन रहना ही है, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है, क्योंकि एक ही साल 2 पूछ दिया ना 66 का री एग्जामिनेशन में। समझ में बात ना? तो ये देख रहा है कि मतलब कि इन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर रिसर्च ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस साइमल्टेनियसली इज रिक्वायर्ड। जैसे हमने ये रिसर्च करके बनाया, आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हॉट एरियाज नहीं पता चलेंगे, फोकस एरियाज नहीं पता चलेगा, तो आप रैंडम प्रिपरेशन करोगे और फिर आप वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। जो स्मार्ट स्ट्रेटजी जो मैंने शुरू में कहा था, वो चीज़ यहाँ पर आपको चाहिए। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो स्टिक टू द ऑफिशियल सिलेबस एंड एनालाइज द PYQs ऑफ एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। इन 10 साल के PYQs को जरूर एनालाइज कीजिए, आप सिलेबस से जुड़े हुए रहिए बिल्कुल, ठीक है। 10 then we talk then the third issue is poor time management. So the third issue is poor time management and revision. Now whenever you are not managing your time well, then ultimately it is going to affect what? The most boring part, that is revision. आपके प्रिपरेशन में सबसे जो बोरिंग पार्ट आपके लिए या इवन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए वो क्या होता है? वो होता है रिवीजन। या ये तो पढ़ा हुआ है, बोरिंग लग रहा है ना? तो अब यही चीज़ है कि जब आप टाइम मैनेज ठीक से नहीं करोगे ना, तो आप किसके कॉस्ट पे कर रहे हैं वो चीज़? रिवीजन के कॉस्ट पे। क्योंकि आप बहुत सारे सोर्सेज पे चले गए, 10 किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पाते हम। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान नहीं रहता है, तो हमेशा एक बुक या सोर्स की हम बात करें, उसको 10 बार पढ़िए, 10 टाइम्स रादर देन 10 बुक्स 1 टाइम्स। बट 10 बार नहीं, फिर भी आपको कोई भी टॉपिक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिवीजन जो है उस टॉपिक का कंप्लीट माना जाएगा। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बात है कि रिवीजन के लिए आपको अपने आप को बहुत समय देना है। और इसीलिए जब रिवीजन की हम बात करते हैं तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग। और वो प्लानिंग कैसे आप कर सकते हो? देखिए, एक अप्रोच होता है 1, 4, 7, 50 and 30. Whatever you have read today, revise that particular topic on the 4th day. Then after 1 week, then after 15 days, and when you are going to read it after 1 month, that will be stored in your permanent memory. This is a practice which I followed, और मुझे फ़ायदा हुआ इससे कि आप पहले दिन, चौथे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन और 30वें दिन आप यानी कोई चीज़ को 5 बार पढ़ लो, वो कंप्लीट हो जाएगा। और हर दिन इसके लिए आप क्या कीजिए? एक रिवीजन का शेड्यूल बनाएंगे। सो एवरी डे यू नीड टू मेक अ रिवीजन शेड्यूल। और रिवीजन शेड्यूल मतलब कि आपको जैसे 10 से 11 सपोज आपने टाइम दिया, तो ये आपको टाइम रखना है 10 to 11 इज योर टाइम, कि हम 10 से 11 रात को रिवाइज करेंगे ही करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? तो रिवीजन के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग दीजिए, प्लीज दीजिए, बिना रिवीजन के नहीं होगा। इट इज द की टू सक्सेस। नाउ करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन थोड़ा कमजोर अगर हमारा है, तो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। और ये भी बहुत सारे लोगों को होता है, साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर सही अप्रोच नहीं समझ में आता है, क्योंकि वी से दैट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। बट इज बीपीएससी आस्किंग एवरीथिंग? नो। फर्स्ट आंसर इज नो, एंड द सेकंड इज इफ इवन इफ इट आस्क्स, नो वन इज गोइंग टू आंसर सिली क्वेश्चंस। तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। अगर बीपीएससी कुछ भी उलूल जुलूल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कोई भी नहीं देगा उसका आंसर, आप भी मत दो, वो परेशानी का बात नहीं। बट इस चक्कर में आप करंट अफेयर्स को लेकर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप आउटडेटेड या अनस्ट्रक्चर्ड न्यूज सोर्सेज या वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दिया कि हाँ चलो करंट अफेयर्स का एक नया वीडियो आया, चलो देखते हैं उसको। तो सोर्सेज को लिमिट रखना है, और क्या सोर्सेज ऑथेंटिक हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हो, आर दे रिसर्चिंग ऑन द बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू? तो बीपीएससी के डोमेन पे क्या वो रिसर्च कर रहे हैं? बिकॉज आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स ऑन यूट्यूब
providing free of current affairs. But the thing is, everyone you have मतलब researching on the BPSC domain? नहीं, ये तो बोलना मुश्किल है। तो इसीलिए पहला चीज़ तो वो है कि हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड न्यूज़ रिसोर्सेज पर, वीडियोस पे रिलाई करते हैं, वो दिक्कत की बात है। और दूसरा कि करंट अफेयर्स को हम लोग एज अ न्यूज़ और फैक्ट के बेसिस पे पढ़ने का अप्रोच रखते हैं कि एकदम करंट अफेयर्स है तो इसको रट्टा मारो। नहीं, इसको स्टैटिक टॉपिक से कनेक्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कनेक्ट इट विथ योर स्टैटिक टॉपिक्स, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टैटिक पार्ट से भी आएंगे वो वैसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं जो न्यूज़ में है। तो स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करो। व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू, यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर, कोई भी मैगजीन हो यार, मैगजीन कोई ख़राब नहीं है, कोई भी मैगजीन को आप पढ़िए, मंथली कंपाइलेशन उसका, लेकिन आपको अपने इस सोर्स में ऐड करना है लोकल न्यूज़पेपर्स को। जो हिंदी बेस्ड न्यूज़पेपर्स बिहार के पब्लिश हो रहे हैं आप उनको फॉलो करो, क्योंकि लोकलाइज न्यूज़ आपको नेशनल न्यूज़पेपर्स में नहीं मिलते हैं। वो बहुत बड़ा चंक है एक बिहार करंट का, तो उसके लिए लोकल न्यूज़पेपर के अलावा कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। और फिर करंट अफेयर्स को जो स्टैटिक पार्ट है उनसे लिंक करते हुए पढ़िए। पॉलिटी के आर्टिकल्स आए तो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को भी पढ़ो उसके साथ। ज्योग्राफी का आया, साइंस का, इकोनॉमी का आया, उसको साथ साथ पढ़ते चलिए। तो अभी न्यूज़ में काफ़ी मिलिट्री वेपन्स के बारे में बात चल रही है, एरिया डिफेंस सिस्टम के बारे में बात चल रही है, तो अब साइंस टेक से कनेक्ट करो S400 से इसको, ठीक है ना। तो ये पार्ट्स के थ्रू, इसके थ्रू हम लोग उसको लेकर चलेंगे, तो करंट के ऊपर थोड़ा कमांड हम लोग बना पाएंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट, over dependence on coaching and test series. Yeah, this is a, you can say, phenomena prevailing currently in our society, that we rely on materials a lot of PDF कल्चर चल ही रहा है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सब का सब अलग अलग मैटर तो दे ही रहे हैं। बट द थिंग इज, आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर बकवास, यूज आएगा, काम आएगा, बट द थिंग इज वी कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो दीज, बिकॉज वी हैव टू टेक आउटपुट आउट ऑफ दीज। हमें आउटपुट लेकर आना है ना, इससे निकालना है। तो आउटपुट कैसे आएगा? सो फॉर आउटपुट पर्पस व्हाट यू कैन डू इज you need to move away from passive learning, कि जो मिला कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, एक्टिव लर्निंग पे जाइए। आप चीज़ों को सेल्फ असेस करना शुरू कीजिए। तो डाउट क्लियरेंस, तो टेस्ट सीरीज जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हो, उनको सेल्फ असेस करो अपने साथ, अपने ऊपर। डाउट क्लियर करिए अपना, कोई भी डाउट उसमें छूटना नहीं चाहिए। हर टेस्ट को डीपली एनालाइज कीजिए, टेस्ट को स्टडी मटेरियल की तरह यूज़ कीजिए। जो भी चीज़ उसमें आपको नया दिखे रहा, आपके नोट्स में ऐड होना चाहिए, और आपसे क्यों नहीं बना उसके ऊपर असेसमेंट कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए कि क्यों छूट गया ये मेरा, क्या ये हम पढ़े नहीं थे, कि पढ़ के हमसे गलती हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज बुरा नहीं कोई भी है, आप फॉलो करो, बट हाँ, एक तो लिमिटेड सोर्स रखो, और दूसरा ये कि आप पैसिव लर्निंग नहीं, एक्टिव लर्निंग कीजिए उससे। ट्राई टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, एंड दैट कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर रिसर्चिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल आल्सो फ्रॉम योर एंड, ठीक है। वो चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए हो, आप घर गए, आप एक्सप्लेनेशन लिए, अब उसका पूरा का पूरा R&D करो। उस दिन के बाद उस एक्सप्लेनेशन को साइड कर दो। वो एक्सप्लेनेशन आपके जितना भी चीज़ उसमें आपको नया जानने को मिला, सब आपके एक प्रॉपर जो सोर्स मटेरियल है उसमें ऐड हो जाना चाहिए। मतलब सिंपल सा फंडा, योर सोर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट शुड बी वन। मतलब किताब भी आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स अगर है प्रॉपर, तो आप ये किताब की चीज़ें भी इसमें ऐड करो जो मिसिंग है। आपने टेस्ट सीरीज में कुछ नया देखा, इसमें ऐड करो। जो भी चीज़ें सब एक चीज़ में कंपाइल करते जाओ। मल्टीपल 5 जगह पे नहीं होना चाहिए एक सब्जेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स के लिए आपके 5 से 6 कॉपीज हैं, बस काम खत्म। इस तरह से चीज़ों को कंपाइल कीजिएगा, ठीक है। देन लैक ऑफ MCQ प्रैक्टिस, यस, और इसका 2 वजह है। एक तो MCQ प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखने को मिलता है कि हम लोग रेजिस्ट करते हैं जब भी कोई टेस्ट वगैरह आता है। जैसे बहुत लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे ना, तो वो जाकर नहीं देंगे टेस्ट, जाके वहाँ से PDF लेकर आएंगे, मतलब प्रिंट आउट उसका जो हार्ड कॉपी है घर पे देंगे उसको कॉपी आराम से, वो दिन नहीं आता। तो MCQ का प्रैक्टिस, और वो भी रियल टाइम प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर आर वेरियस इश्यूज अटैच्ड इफ यू आर नॉट attempting the questions in a real time examination pattern। OMR में मिस्टेक्स यहाँ करोगे तब तो आप वहाँ नहीं करोगे,
बट आप प्रैक्टिस OMR पे कर ही नहीं रहे हो। बबल करना, उस टाइम पे प्रेशर में अटेम्प्ट लेना, बेंच टेबल पे अटेम्प्ट लेना, आप सोफा पे लेट के आप अटेम्प्ट दे रहे हो, ये तो एग्जाम में इस तरह से मिलेगा नहीं ना, वो पूरा इन्वायरमेंट मिलता है टेस्ट देने से। तो एक तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप करते हैं, और दूसरा है कि घर पे एमसीक्यू प्रैक्टिस जब आप करेंगे, जैसे PYQs को बनाना, मॉक टेस्ट लगाना रोज। सो डेली यू हैव टू अटेम्प्ट सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो भी टॉपिक आपने उस दिन पढ़ा उसे क्वेश्चंस लगाने का सोच ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। और क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पुअर एक्यूरेसी रहेगा और स्पीड एग्जाम में कम हो जाएगा। और एक समस्या है एमसीक्यू के साथ, दैट इज नेगेटिव फोबिया, कि हम अटेम्प्ट बहुत कम करने लगते हैं, या सब नेगेटिव चला जाएगा, मेरा बहुत नेगेटिव होता है, ये सब बकवास है, किस्मत खराब है, मेरा नेगेटिव बहुत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैड किस्मत नाउ। So suppose you have attempted 60 questions, totally guess. You were not aware anything about these questions. आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसा कर लिया जहाँ कुछ नहीं जानते थे आप। Now I am allowing your किस्मत to be very bad and 45 questions will be wrong. 45 गलत हो गया, अब इससे खराब क्या किस्मत होगा, इससे तो बोलना मत क्यों होगा, ठीक है, पहला चीज। तो -15 डिडक्ट हो गया, कितना सही हुआ, 15 + 15, that means there is no overall impact on your marks even if you are attempting these many questions wrong. तो ये बस एक बहाना है, एक्सक्यूज है अपने आप को खुश करने के लिए कि मेरा बहुत नेगेटिव हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे एग्जामिनेशन में आपको अटेम्प्ट्स लेने ही पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ता है, और वो तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी हो पहले। डायरेक्ट एग्जाम में लेने में तो डर लगेगा ही, तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन इसका डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस और वीकली फुल लेंथ मॉक्स लगाइए, ठीक है। देन बिहार स्पेसिफिक कंटेंट इग्नोर करना या उसके ऊपर कमांड नहीं ले पाना, ये दिक्कत है, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक सोर्सेज भी कम है और बिहार स्पेसिफिक आइडिया भी लोगों को काफ़ी कम है जो आपको गाइड कर सके। तो इसीलिए बच्चों के पास भी बिहार के नॉलेज या बिहार स्पेसिफिक चीज़ों का कमांड थोड़ा कम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ बिहार हिस्ट्री, सेंसस, ज्योग्राफी, बिहार का स्कीम, बजट, ये सब अगर इग्नोर आप कर दोगे, ये एक मेजर चंक है पूरे एग्जामिनेशन का। तो 35 से 40 एवरेज में आप देखो तो क्वेश्चन बिहार से पूछ रहे हैं, अराउंड 30-35 सब मिलाकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिला, करेंट अफेयर्स मिलाकर। तो क्या सॉल्यूशन है, कुछ स्पेसिफिक डेज रखिए आप जो सिर्फ बिहार जीएस के लिए देना है आपको, और कुछ बीपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट, बीपीएससी स्पेसिफिक मेंटर्स को फॉलो कीजिए जिनको इसके बारे में अच्छा खासा कमांड है, यहाँ के बारे में पूरा लोकलाइज उनको इन्फॉर्मेशन हो, उसके ऊपर आप काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिहार स्पेशल की बुक जो बिहार के लोकलाइज राइटर्स ने लिखी हुई है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बुक जो है, उन सब के ऊपर आप रिलाई करके काम करो, ठीक है। देन स्ट्रेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। स्ट्रेस एक हमारा खुद का पाला हुआ शौक है, और डिसिप्लिन जो कि काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए हमारे पास आ नहीं पाती। तो क्या हमारे अंदर आता है जो आसान है, डिले करना, कल से इसको कर लेंगे पूरा, कल नहीं हुआ, अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, और उस दिन व्हाट वी विल डू दैट वी विल ट्राई टू अगेन कंफर्ट आवरसेल्फ। अच्छा ये ना, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि इसको प्लान करते हैं कि इसको परसों से ना थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप डिले कर रहे हो मतलब आप चीज़ों को, अपने सक्सेस को भी डिले कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया, अगेन एक समंदर जहाँ जाके रोज आप लोग डुबकी लगाते हैं और वहाँ से फिर निकलने का मन नहीं करता, बट ये जान लो कि तैरना नहीं आता आपको, डूबना है उसमें, तो क्यों जाना उधर। इरेगुलर रूटीन, आज 6 बजे उठें, कल 9 बजे उठेंगे, परसों 10 बजे, संडे को उठेंगे ही नहीं। और प्रोक्रेस्टिनेशन तो फेवरेट काम हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रही है, इनडिसिप्लिन बना रही है, और हमारा एक प्रॉपर रूटीन जब भी नहीं होगा तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस में आएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस हो तो एग्जाम में एंजाइटी होगी, या दूसरों को पढ़ते हुए देख के परेशानी, ये सब होगा। ये सब के कारण एग्जाम में अफेक्ट दिखता है और फिर आपका सिलेक्शन पे असर पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, अपना डेली शेड्यूल बनाइए, रूटीन बनाइए प्रॉपर। लोग बोलते हैं ना रूटीन कल्चर बेकार है, नहीं, टाइमिंग आप किसी का फॉलो नहीं कर सकते, बट रूटीन तो बहुत जरूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ लेकिन जरूरी है। दूसरा, ब्रेक्स लीजिए बीच बीच में, बहुत ज़्यादा अपने को आपको प्रेशराइज नहीं करना है। देन
बहुत ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा जल्दी पैनिक कर जाते हो तो मेडिटेशन, म्यूजिक सुन के भी हो सकता है, योगा करके भी हो सकता है, सिंपल मेडिटेशन ध्यान लगा सकते हैं आप, तो वो सबसे बेहतर। और हमेशा शॉर्ट टारगेट्स, डेली टारगेट्स जैसे कि वो आप दिया करो, शॉर्ट टारगेट्स। हमें आदत क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री 1 महीने में कर लेंगे, तो 1 महीना है ना हमारे पास, तो पहला 10 दिन तो हम लोग कहेंगे 1 महीना है। शॉर्ट टारगेट्स 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन तक का टारगेट, इतना, इससे ज़्यादा का टारगेट अपने आप को दीजिए ही नहीं। हम लोग बहुत आलसी हैं। वो बीटेक वाला अपने अंदर आ जाएगा खून, आखिरी दिन करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री 1 दिन में खत्म ही होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। समझ में आ रहा बात? तो डेली टारगेट्स 1 या 2 मैक्सिमम 2 दिन का टारगेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपका रखोगे तो आपका डिसिप्लिन भी आ जाएगा, कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, स्ट्रेस आपको नहीं होगा, और एग्जामिनेशन में आप बहुत ही स्मूथली टैकल करोगे चीज़ों को जो आपके सामने आएंगी। नाउ ओवरऑल स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो आपको फोकस प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और टारगेट शॉर्ट टर्म देना है, पीवाईक्यू ड्रिवन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। पहला तो टारगेट शॉर्ट टर्म जो बताया, दूसरा पीवाईक्यू ड्रिवन प्रैक्टिस, दूसरा डेली असेसमेंट, जो पढ़ा है वो क्या हमने ठीक से पढ़ा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, रोज क्वेश्चन बनाना होगा। करंट स्टैटिक को अमलगमेशन कीजिए, दोनों को जोड़ के पढ़िए चीज़ों को, और रिवीजन सेंट्रिक, मतलब एटलीस्ट हर दिन 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट सिर्फ इसके लिए, रिवीजन के लिए। कुछ यही सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको लक्ष्य विपाट के अंदर भी मैं लेकर आया हूँ, जो मेरा प्रोग्राम है उसके अंदर। ऑलरेडी इसके वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप जाके देख सकते हो अगर आप उसमें एनरोल कराना चाहते हो। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, और ये सारे इश्यूज को वहाँ पर ओवरकम करने की कोशिश हमने की है, क्योंकि हमने आपके एंड से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से किया है, जिसमें कि आपको डेली टारगेट्स हैं, 50 क्वेश्चन ऐसा बनाना होगा, सब कुछ उसमें आपको डिटेल में वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। नाउ फाइनल थॉट्स, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज फीडबैक। तो अगर फेल हुए इतनी बार प्रीलिम्स में तो वो खत्म नहीं था, अंत नहीं है, ये फीडबैक था, और वही फीडबैक हम लोगों ने आज देखा और उसको ठीक करने की कोशिश करना है। तो इन इनसाइट्स को यूज कीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन ट्रांसफॉर्म हो सके, आप कंसिस्टेंट रहिए, फोकस रहिए, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ठीक है। So stay motivated friends, prepare smartly, and all the best for your next BPSC attempt, and definitely you are going to crack this examination, ठीक है। All the very best. Thank you so much.